हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत को सबसे घनिष्ठ दोस्त रशिया ने झटका दिया है। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ बैर करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों रशिया बताएंगे क्या ये बड़ा फैसला लिया है रूस ने। साथ ही साथ पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का निर्यातक, जी हाँ, कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने लगा दी उसकी क्लास। तो वहीं बताएंगे जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल जी ने जैसे ही अमेरिका से की बात, नासा ने भारत को दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने देश भारत का विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत रशिया कॉरिडोर से जुड़ेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के दुश्मन को पुतिन ने दे दिया न्योता, चीन का सीपीईसी भी क्या इसमें जुड़ेगा आपको बता दें। भारत और रशिया के बीच बन रहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC से पाकिस्तान भी जुड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो INSTC कॉरिडोर से जुड़ेगा। पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता के लिए प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रशिया और उत्तरी यूरोप को अजरबैजान और ईरान के रास्ते भारत, खाड़ी और अफ्रीकी देशों से जोड़ेगा। इससे समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी, यानी कि समय और पैसे की भारी बचत होगी। वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों का भी रशिया पर असर नहीं होगा। रूस इसे भारत के साथ दोस्ती में गेम चेंजिंग बताता रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान का सीपीईसी भी जुड़ सकता है, जिसका भारत कड़ा विरोध करता रहा है। ये कॉरिडोर रेल और रोड दोनों ही तरीकों से इंटरलिंक और इंटरकनेक्टेड होगा। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा है कि रशिया के साथ गहरे द्विपक्षीय संबंध है और SCO तथा ब्रिक्स प्लस जैसे मंचों पर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रशिया से 10 लाख टन कच्चा तेल आयात किया है और इसे जारी रखना चाहता है। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि ऐतिहासिक सिल्क रूट को फिर से शुरू करने के लिए काम चल रहा है और ईरान तथा अजरबैजान के रास्ते रशिया को फल भेजा गया है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि इस कॉरिडोर से जुड़ने से पाकिस्तान नए बाजार से जुड़ेगा और निवेश का मौका मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि अगर CPEC और INSTC आपस में जुड़ते हैं तो भारत की योजना को बड़ा झटका लगेगा। वहीं इससे पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा होगा और दोनों ही कॉरिडोर का पूरा फायदा उठा पाएगा। पाकिस्तान सीधे भारत के दोस्त रशिया से जुड़ जाएगा और दोनों के बीच नजदीकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। यही नहीं, इस घटनाक्रम से पाकिस्तान का भू राजनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों ये वही CPEC है जो POK से होकर गुजरता है और इसी वजह से भारत इसका खुलकर विरोध करता है। ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर भारत रूस कॉरिडोर से पाकिस्तान को जोड़कर वाकई में भारत को बहुत बड़ा जख्म देने की कोशिश कर रहा है। भारत को बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश में लगा है। बेशक अनजाने में ही रशिया ये कदम उठा रहा हो, लेकिन भारत को वाकई में झटका लगने वाला है। दोस्त ऐसे में रूस को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बेहतरीन खबर थी, आपको बताना जरूरी था। साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का निर्यातक है। जी हाँ, कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने लगा दी उसकी क्लास। UNHRC में धो डाला पाकिस्तान को। बता दें चीन के कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। प्रथम सचिव अनुपमा सिंघल ने पाकिस्तान में लगातार हो रहे अल्पसंख्यकों के दमन और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि एक सदस्य ने फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया है। भारत के चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों का हिस्सा लेना ही अपने आप में जवाब है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश की उपलब्धि दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आतंक का निर्यातक होना है। यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ साथ कई मुस्लिमों का दमन होता है। पाकिस्तान को अपने घर को ठीक रखना चाहिए। इससे पहले भारत ने फरवरी में भी पाकिस्तान को UNHRC में जमकर सुनाया था। तब तुर्की को भी कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने जवाब दिया था। भारत ने तब तुर्की को कहा था कि उसकी ओर से आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान हर मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में करता है। फरवरी में उसने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तब भारत ने कड़ा प्रहार किया था। भारत ने कहा था कि हम उस देश पर और ध्यान नहीं दे सकते जो लाल रंग में डूबा हुआ है। दुनिया भर में प्रायोजित आतंकवाद से रक्तपात का लाल, कर्जे वाली राष्ट्रीय बैलेंस शीट का लाल। इसके अपने ही लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी सरकार वास्तविक हितों को पूरा करने में विफल रही है। जून के शुरुआती सप्ताह में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ चीन यात्रा पर गए थे। तब चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र किया गया था। इसको लेकर भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।
और किसी भी देश को उनकी स्थिति पर टिप्पणी का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर के अनुचित संदर्भों को हम अस्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल जी ने जैसे ही अमेरिका से की बात, नासा ने दे दी भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज। जी हाँ, भारत में जेम्स बॉन्ड के तौर पर पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की थी। सोमवार को ही ICET वार्ता के बाद अमेरिका और भारत की ओर से एक फैक्ट शीट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत और अमेरिका अपने अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ही नासा के प्रमुख बिल नेल्सन की गुरुवार को एक बयान आ गया, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भारत के साथ सहयोग का विस्तार करेगी, जिसमें एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर साझा प्रयास भी शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल नेल्सन ने बुधवार यानी 19 जून को एक्स पर लिखा कि नासा ने मानवता के हित में अमेरिका और भारत की ICET की पहल को आगे बढ़ाना जारी रखा है। हम दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को गहरा कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष स्टेशन में इसरो के अंतरिक्ष यात्री के साथ साझा प्रयास जारी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हम अभी मिशन पर काम कर रहे हैं। ये प्रयास भविष्य में मानव अंतरिक्ष यान का समर्थन करेंगे और धरती पर जीवन को बेहतर बनाएंगे। जी हाँ, बिल नेल्सन ने बताया कि पिछले वर्ष की मेरी भारत यात्रा के आधार पर नासा मानवता के लाभ के लिए महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक पर अमेरिका और भारत की पहल को आगे बढ़ा रहा है। हम साथ मिलकर अंतरिक्ष में अपने देशों के सहयोग का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें इसरो के अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक संयुक्त प्रयास भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, फिर से सिर उठा रहे। जी हाँ, कनाडा की संसद में खालिस्तान और ट्रूडो सरकार पर यह कहते हुए बरसे भारतीय मूल के सांसद। जी हाँ, कनाडा में खालिस्तानी तत्व एक बार फिर सिर उठा रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की बरसी के मौके पर हाल ही में खालिस्तानियों ने जन अदालत का आयोजन किया था। इस दौरान चरमपंथियों ने भारत के PM नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों के बारे में अनाप शनाप बोला था। यही नहीं, खालिस्तानी अब 23 जून 1985 को हुए आतंकी हमले की बरसी पर भी जुटने का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच कनाडा की संसद में ही उन्हें आईना दिखाया गया है। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि कनाडा में एक बार फिर से वो विचारधारा सिर उठा रही है जिसने कनिष्क आतंकी हमला कराया था। इस हमले में 329 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए चंद्र आर्य ने कहा कि वो विचारधारा अभी यहाँ कुछ लोगों में है जिसने आतंकी हमला करवाया था। उन्होंने संसद में सभी से अपील की है कि वे 23 जून को आतंकी हमले की बरसी के मौके पर जुटे और मारे गए बेगुनाह लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। चंद्र आर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब खालिस्तानियों ने निज्जर की हत्या की बरसी मनाई। इसके अलावा कनाडा की संसद में भी उसके लिए 1 मिनट का मौन रखा गया था। खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर जन अदालत का आयोजन भी किया था। हाथों हाथ आपको बता दें, बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत कर रही मोदी सरकार पाकिस्तान की ओर भी देखे। जी हाँ, ये कहना है पाकिस्तानी एक्सपर्ट का। शेख हसीना के भारत दौरे पर आपको बता दें, बांग्लादेश की PM शेख हसीना 2 दिन के भारत दौरे पर आज आ चुकी हैं। शेख हसीना 21 और 22 जून को भारत में होंगी। हसीना तीसरी बार नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद भारत आने वाली पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी हिस्सा लिया था। ऐसे में 15 दिनों के भीतर वो दूसरी बार भारत आ रही हैं। शेख हसीना भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री जयशंकर जी जैसे सभी बड़ी नेताओं से मुलाकात करेंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर होते संबंधों पर पाकिस्तान की भी नजर है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि बांग्लादेश की PM को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब वो नई दिल्ली गई थी। नरेंद्र मोदी की शपथ में गई शेख हसीना सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं से भी मिली थी। अब उनको फिर से भारत का न्योता मिला और वो 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रही हैं। ये दिखाता है कि भारत की ओर से बांग्लादेश को कितनी अहमियत दी जा रही है। भारत की पड़ोसी देशों के लिए पॉलिसी में बांग्लादेश की खास अहमियत है। कमर चीमा ने आगे कहा कि बांग्लादेश में भारत ने काफी निवेश किया है, यानी उनके आर्थिक हित हैं। वहीं बांग्लादेश भी कई मौकों पर भारत की मदद करता रहा है। खास तौर से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में बांग्लादेश से दोस्ती भारत के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ता है और खास तौर से शेख हसीना की सरकार भारत के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा नरम है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी चाहती थी। जी हाँ, तो वहीं कमर चीमा ने कहा है कि पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों के महत्व को भारत को बांग्लादेश तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भारत को पाकिस्तान से भी चीजें नॉर्मल करना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और इस किसी भी पड़ोसी से खराब रिश्ते उसको नुकसान ही करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, क्या पिघलेगी भारत पाकिस्तान रिश्तों पर जमी बर्फ, अब अमेरिका ने कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार
बार फिर करवट लेने जा रहे हैं। अमेरिका के एक बयान के बाद एक बार फिर इन अटकलों को बल मिल गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत की गति, दायरा और चरित्र भारत और पाकिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि अमेरिका द्वारा। मिलर ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों को महत्व देते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करते हैं, लेकिन गति, दायरा और चरित्र उन दोनों देशों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि हमारे द्वारा। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जमी बर्फ पिघलने वाली है? अगर आप भी मानते हैं कि अभी जो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं, लगातार हमले हुए हैं, श्रद्धालुओं को मारा गया है, भारतीय सेनाओं को मारा गया है और अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि भारत कभी पाकिस्तान की ओर मुड़कर भी देखेगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत के एक नागरिक का क्या कहना है, क्या टेक है इस मुद्दे पर। साथ ही साथ आपको बता दें, इजरायली आर्मी के इस बयान से मच गया हलचल। कहा हमास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जिसके बाद क्या सेना और नेतन्याहू में तनाव बढ़ेगा। आपको बता दें, गाजा पट्टी में 8 महीने से ज्यादा की लड़ाई के बाद भी इजराइल को अपेक्षाकृत नतीजे नहीं मिले हैं। इसका नकारात्मक असर देश की सेना के शीर्ष अफसरों और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते पर भी देखने को मिला है। इजराइल सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। इस बयान से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस दावे पर सवाल खड़े हो गए, जिसमें वो हमास के पूरी तरह सफाई को सरकार के युद्ध का सबसे अहम लक्ष्य कहते रहे हैं। इस बयान की इजराइल में काफी चर्चा है और सेना की काफी सफाई के बाद भी इसे सरकार से टकराव की तरह से देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हगारी की टिप्पणियों पर आईडीएफ की सफाई बावजूद इजरायली सरकार और सेना के बीच दरारें गहरी होती जा रही हैं। नेतन्याहू पर अपनी सरकार के सदस्यों और अमेरिका सहित इजराइल के सहयोगियों की ओर से गाजा के लिए एक रणनीति तैयार करने का दबाव बढ़ा है। इजराइल को बीते 8 महीने के दौरान गाजा में वो सफलता नहीं मिली है जिसका उसने दावा किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन को भारी पड़ा गलवान का धोखा, लगा रहा गुहार, भारत के पलटवार से बिलबिलाया। आपको बता दें, गलवान में भारत को धोखा देना चीन को भारी पड़ रहा है। भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसको शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद जारी रहेगा, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी कर दिया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर है। इससे चीनी विमानन कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। जी हाँ, साल 2020 में गलवान हिंसा में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपने रुख को बहुत बड़ा और कड़ा कर लिया है। टिकटॉक समेत भारत ने चीन के दर्जनों एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था। अभी भी सीमा पर दोनों ओर से 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। इस लड़ाई के बाद भारत ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत और चीन के बीच जहां सीधी उड़ानें बंद है, वहीं डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट अभी भी चल रही है। चीन और भारत के बीच सीधी उड़ान से जहां दोनों देशों को फायदा है, लेकिन इसमें बीजिंग को ज्यादा होता है। ऐसे में चीन का विदेश मंत्रालय भारत से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइटों को ऑन किया जाए, चालू किया जाए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना से लिखित में लिखवाना चाहिए कि वो सीमा पर फिर से कोई हिमाकत नहीं करेगा और उसके बावजूद ही चीन के साथ रिश्ते सामान्य होने चाहिए भारत के, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों आपकी क्या राय और सुझाव होगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, तिब्बत पर अमेरिका के जख्म से कराह रहा था चाइना, तभी मोदी ने छिड़क दिया नमक, अब ड्रैगन तिलमिला जाएगा। आपको बता दें, तिब्बत पर अमेरिका की चाल से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन को अमेरिका ने ताबड़तोड़ जख्म दे दिए हैं। इन जख्मों से ड्रैगन अभी करा ही रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पीएम मोदी की एक तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देख चाइना पूरी तरह से छटपटा उठेगा। उसके पास हाथ मलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अमेरिका पहले ही उसकी गुहार पर ठेंगा दिखा चुका है। चीन बार बार कहता रहा है कि अमेरिकी सांसदों का ग्रुप तिब्बत में दलाई लामा से ना मिले, मगर अमेरिका ने चीन की एक ना सुनी। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल चीन की गुहार और चेतावनी को दरकिनार कर दिया है। अमेरिका के इन दोनों वार की दर्द से चीन अभी करा ही रहा था कि एक तस्वीर सामने आ गई। इसको देखकर पक्का चीन की छाती पर सांप लौट जाएगा। जी हाँ, धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मिलने के बाद अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन सीधे दिल्ली पहुंचा। गुरुवार को इन सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी सांसदों के मुलाकात वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर छटपटा उठेगा चाइना, जिसकी वजह यह है कि तिब्बत पर भारत का स्टैंड अमेरिका जैसा ही है। भारत भी तिब्बत की आजादी का पक्षधर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, आतंकवाद से परेशान हुआ पाकिस्तान, राष्ट्रपति जरदारी ने अभियोजन तंत्र में सुधार करने पर दिया जोर। जी हाँ, कभी आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आजकल खुद इससे परेशान है। अब यहाँ के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवाद और चरमपंथ की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के
के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने और अभियोजन तंत्र में सुधार करने को कहा है। जरदारी ने यह बात अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। बैठक में उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपी गई शक्तियों में खामियों के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक विद्रोह का गढ़ है। यहाँ सैन्य काफिले और सुरक्षा कर्मियों पर हमले होना बहुत आम है। बंदरगाह शहर ग्वादर में हुई बैठक के दौरान जरदारी ने आतंकवाद से निपटने में प्रांतीय सरकार के प्रयासों और LEA के बलिदानों की सराहना की, मगर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजन तंत्र में सुधार की आवश्यकता है ताकि आतंकवादी न्याय से बच सकें। सक्षम और बहादुर पुलिस अधिकारियों को प्रांत में तैनात करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बता दें, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने किया योग, 10,000 लोगों ने की शिरकत। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में योग प्रेमी दिन भर चलने वाले योग सत्र के लिए यहाँ प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने टाइम्स स्क्वायर अलायंस के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को टाइम्स स्क्वायर पर विशेष योग सत्र आयोजित किए। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क क्षेत्र में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी अलग अलग उम्र और विभिन्न देशों के लोग सुबह सुबह यहाँ न्यूयॉर्क शहर के लोकप्रिय स्थल पहुंचे और योगासन किया। न्यूयॉर्क में दिन के समय तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक स्वयं सेवक और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की संकाय सदस्य रही योग प्रशिक्षक ऋषा ढेकने ने न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित योग और ध्यान सत्र का नेतृत्व किया। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कहा, योग ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को श्रीनगर के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया और दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस अवसर को मनाने के लिए योगा अभ्यास शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वो योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो इन खबरों को देख रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोग योग करते हैं बताइएगा जरूर दोस्तों। किन किन ने योग दिवस पर योगासन किया है बताना मत भूलिएगा और साथ में इस सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोगों को इसकी जानकारी है। तो वहीं दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।